हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है एक सही डायरेक्शन में सही तरीके से कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट 30 सेकेंड जो है मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सी टेट एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं तो ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी, किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, वो मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो अगर आपको सुनना है तो इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी बात, हम सब लोगों को ये कंफर्म हो चुका है, पक्का हो चुका है कि जो सी टेट का एग्ज़ाम है इस बार जुलाई में होगा। अगर जुलाई में होगा तो इसका जो नोटिफिकेशन है ये अप्रैल के लास्ट वीक तक ज़रूर जो है निकालेंगे। ठीक है, अब नोटिफिकेशन आने का आप तो इंतज़ार कर नहीं सकते, आप लोग पहले से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम सबको पता है कि इसमें जो है 4 से 5 पेपर जो है लगभग हमें पढ़ना पड़ता है। 4 से 5 पेपर होते हैं, तो उन सब पेपर को जो है आप कॉन्सेप्ट तो पढ़िए, लेकिन ज़रूरी है कि प्रैक्टिस भी कीजिए। अब प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी जो ऑनलाइन मोड पे पेपर हुए थे उनकी। देखिए, सी टेट का एग्ज़ाम जो है 2011 से हो रहा है 2019 तक है। ठीक है, 2019 से पहले जो है ये एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन हुआ था और बहुत सारे पेपर हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी प्रैक्टिस करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे अगर आपको मन करता है, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप जो है आप में परफेक्शन आएगा, आप क्वेश्चन को लेकर जो है क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम हुए थे, क्योंकि हमने देखा क्या कि क्वेश्चन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारा थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि जो ऑनलाइन मोड पे 2021 और 22 का पेपर है इनको प्रैक्टिस करें। और वही जो है मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। जितने भी ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम हुए थे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पूरा यहाँ पर जो है मैं कवर करूँ। अगर आपको मेरे साथ करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँगी उस क्वेश्चन के साथ साथ जो है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, मतलब कि उस क्वेश्चन के साथ साथ आपके और भी क्वेश्चंस जो है रेडी होंगे। आप जब मैं पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कराऊंगी तो आप खुद जो है आप लोगों को यकीन हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करना तो कुछ जो टिप्स मैं बताऊंगी, जो ट्रिक्स बताऊंगी, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। देखिए, प्रैक्टिस जो है दोनों के लिए, जो पहले से सी टेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, अगर देना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए तो ज़रूरी है ही। क्योंकि कॉन्सेप्ट आप कितना भी पढ़ लें, कॉन्सेप्ट के बाद जो अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करते हैं तो हमने चीज़ें जो है भूलने लगते हैं, और आप उसको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो जो है आपका आंसर जो है कन्फर्म हो जाता है, आपके माइंड में सेट हो जाता है। ये ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात कि अगर जिन कैंडिडेट ने पहले ऑनलाइन पेपर नहीं दिया था उनके लिए ये बेस्ट पार्ट है कि ऑनलाइन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आता कैसे है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मेरे साथ जो है प्रैक्टिस करना है, आपको लगता है कि मैं बेहतर तरीके से करवा रही हूँ, तो आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं। अदरवाइज़ कहीं से भी पढ़िए, बस इस तरीके से पढ़िए कि आपका जो इस बार का सी टेट का एग्ज़ाम हो वो क्रैक हो सके हैं। दूसरी बात, आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ पे मैं जो है पीडीएफ वगैरह शेयर करती हूँ। टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं फेसबुक पर भी शेयर कर सकती हूँ, आप मुझे भी वहाँ पे जो है फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये सब तो चीज़ें मुझे लगा कि आप लोगों को समझाना चाहिए, लेकिन आप लोगों को लगता है कि वैसे बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे समझदार हैं। अगर अच्छी बात है, समझदार हैं, चीज़ें पता हैं तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं प्रैक्टिस, जो कि सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो पेन ले लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है इसमें, विकास के किस चरण में, मतलब डेवलपमेंट के किस स्टेज में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देता है। अपनी पहचान के लिए जो है, अपनी पहचान पर वो जो है बल देता है। तो हम सब लोगों को पता है कि जो हार्मोनल चेंजेस होता है, अगर हम ऐसे ही एक मैच्योर हैं हम लोग, हमें सब लोगों को पता है कि जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ये कहीं ना कहीं जो है 12 साल मतलब 13 साल की एज से, जो टीनेजर होता है 13 साल की एज से हमें देखने को मिलता है। तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो किशोरावस्था है, दूसरा शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था। अब इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हार्मोनल संबंधी चेंजेस जो होता है किशोरावस्था को बोला जाता है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो बच्चे हैं अपनी पहचान पे बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं कि सब उनको जाने, अपनी पहचान पे बल देते हैं। इसे एक और नाम दिया जाता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तूफान एवं तनाव की अवस्था। क्या है? तूफान एवं तनाव की अवस्था। इससे बहुत क्वेश्चन आता है, तनाव की अवस्था। ये सीधे सीधे ये देकर भी पूछ लेता है, तूफान एवं तनाव की कौन सी अवस्था होती है? तो किशोरावस्था होती है। एक अपनी पहचान पे बल, ये सिर्फ ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है। पहचान की सक्रिय खोज पर बल देता है।
ठीक है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, सक्रिय खोज प्रबल, तो इस तरीके से भी जो है आ जाता है। अब यहाँ पे शैशवावस्था, शैशवावस्था जो है कितने हम सब लोग जानते हैं शैशवावस्था जो है ये जन्म से 2 वर्ष की जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, आप देखिए यहाँ पे बाल्यावस्था जो है ये 2 से 12 वर्ष की होती है, लेकिन इसमें हम प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, एक उत्तर बाल्यावस्था होती है। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, प्रारंभिक बाल्यावस्था की, तो ये जो है 2 से 6 वर्ष की होती है, और ये 7 से 12 वर्ष की जो है माध्यमिक बाल्यावस्था मतलब उत्तर बाल्यावस्था होती है। प्रारंभिक बाल्य अवस्था को क्या क्या नाम दिया जाता है ये जान लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसे जो है एक प्ले एज बोला जाता है, प्ले एज। इसी को जो है एक और नाम दिया जाता है क्या, प्री गैंग एज, प्री गैंग एज। और इसी को प्री स्कूल एज भी बोला जाता है, प्री स्कूल एज। और इसी एज को मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, और इसी अवस्था में जो है बच्चों के जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट ये जो है बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, अब माध्यमिक बाल्यावस्था की बात करूं, जो है उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, और इस अवस्था को जो है गैंग एज नाम दिया जाता है। क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था अगर प्री गैंग एज था, तो माध्यमिक बाल्यावस्था को क्या नाम दिया जाता है, इसको जो है गैंग एज दिया जाता है। स्कूल एज बोल सकते हैं इसको, स्कूल, क्योंकि प्री स्कूल से बच्चा स्कूल में प्रॉपर तरीके से स्कूल में जाने लगता है। और यहाँ पे जो है इनसे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था मतलब माध्यमिक बाल्यावस्था से। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा विकास अवस्था में अगर देखें तो क्या है, भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होती है, और इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में केवल आ जाता है, केवल, तो वहीं पे समझ लीजिए कि ये नेगेटिव को संकेत करता है, मतलब कि यहाँ पे जो है ये क्या हो गया, आपका आंसर हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे जो है हमें क्वेश्चन क्या पूछा, कथन ए दे दिया, भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होता है। भाषा विकास शैशवावस्था के दौरान होता है, लेकिन जो तेजीपन आता है वो जो है बाल्यावस्था के दौरान आता है। उसमें बच्चा जो है वो भी प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। तो इसलिए क्या शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए, नहीं। आप यहाँ पे केवल बोल दिया, केवल शैशवावस्था तक है, ऐसा तो नहीं है। आप जो भी स्टिमुलस देंगे बच्चे को सिखाएंगे केवल शैशवावस्था मतलब 2 साल के बाद आप बच्चे को सिखाएंगे नहीं, ऐसा नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या बोला, नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप जो है स्टार्टिंग के वर्षों में बच्चे को एक नकारात्मक वातावरण में सही तरीके से उसका पालन पोषण न हो, तो उसका जो है परिणाम दीर्घकाल तक हमें देखने को मिलता है। तो ये दोनों ही जो है गलत है। तो ए और दो दोनों सही है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ए और दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, ये भी गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत, नहीं, दोनों ही गलत है। ए और आर जो है दोनों ही, मतलब जो कथन था वो भी गलत है, और कारण जो बताया वो भी गलत है। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या आंसर करेक्ट होगा, 4th। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd क्या बोल रहा है, पेन ले लेते हैं। विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है। विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। देखिए, सब व्यक्ति जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है, सब लोग अलग होते हैं, इसलिए उनकी विकास की गति में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। तो ये तो करेक्ट है। संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवांशिक द्वारा निर्धारित होता है, नहीं। जो बच्चे का जो है संज्ञानात्मक कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, केवल आनुवांशिकता पे निर्भर नहीं करता। ये आनुवांशिकता और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे जो है ये वाला ऑप्शन जो है हमारा गलत हो गया। विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है, बिल्कुल। विकास जो है एक निर्धारित क्रम में होता है। विकास की सभी पक्ष जो है एक दूसरे से संबंधित है। ये नहीं है कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका मेंटल डेवलपमेंट हो, ऐसा नहीं। अगर बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है तो उसकी जो है लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी भाषा विकास सही से नहीं होता है, ठीक है। तो सभी विकास के सभी पक्ष जो है आपस में रिलेटेड हैं, आपस में अंतर संबंधित है, मतलब परस्पर संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा पहला, तीसरा, चौथा तीनों ये सही हैं। तो किस में ये ऑप्शन है, पहला, तीसरा, चौथा।
थर्ड ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, वे गणितीय, क्या बोल रहा है इसके अंदर, वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीजगणितीय कथन आलेखित करते हैं। ठीक है, गणितीय प्रश्न क्या है, परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित होते हैं, और बीजगणित को बोला है कि ये कथन आलेखित करते हैं। प्रारंभिक पाठ्यचर्या का एक भाग है। इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम होंगे किशोरावस्था में। तो क्या वो अमूर्त चिंतन करने लगेंगे, मूर्त पदार्थों के साथ निश्चित संक्रियाएं, मतलब जो चीज़ें देख रही हैं उनके साथ निश्चित रूप से संक्रियाएं करने लगेंगे, श्रेणीबद्ध कार्य कर सकेंगे, वर्गीकृत कार्य। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, पाठ्यचर्या का एक भाग है, इस विचार का आधार किशोरावस्था का केवल पूछ रहा है। ठीक है, किशोरावस्था का बच्चा तो बहुत कुछ कर लेता है, तो अगर किशोरावस्था के बच्चे के सामने जो 13 to 18 ईयर्स का बच्चा होता है उसके सामने अगर हमें कोई चीज़ नहीं भी दें तो उसके बारे में बस बता दें तो उसके बारे में जो है वो अपनी एक सोच बना सकता है, बता सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अमूर्त चिंतन, ठीक है, अमूर्त चिंतन मूर्त पदार्थों के साथ सक्रिय क्रियाएं, मतलब ठीक है, निश्चित क्रियाएं, मूर्त पदार्थों के साथ जो निश्चित क्रियाएं हैं, ये जो है कौन, जो मूर्त चिंतन है, ये जो कौन सी अवस्था थी, जीन पियाजे की, अगर आपने मैं प्लेलिस्ट बनी हुई है जीन पियाजे की, उसमें जाकर अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मैं यहाँ पर भी ये सब चीज़ें बता सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे कि वो मैं ज़रूर बताऊँगी, जैसे कि किशोरावस्था में छात्र जो है क्या करता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। तो यहाँ पे जो है हमारा पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। जीन पियाजे की बात कर रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव, संतुलनता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भाषा, संस्कृति, सामाजिक प्रभाव, सम आयु वर्ग। देखो सामाजिक प्रभाव की बात कर रहा है, संस्कृति की बात कर रहा है, तो ये जो है वाइगोस्की हो गए, वाइगोत्स्की। ये तो आप लोग समझ लीजिए, जहाँ पे भी सामाजिक संस्कृति की बात की जाएगी वो आंसर जो है वाइगोस्की। यहाँ पे आप जो है ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख सकते हैं, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जीन पियाजे की बात कर रहे हैं। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन, जो पुनर्वलन की बात करते हैं वो कौन करते हैं, स्किनर। कौन करता है, स्किनर। ठीक है, अनुवेशन, ध्यान और अवरोधन स्मृति। तो पियाजे के अनुसार वो कौन से 4 तत्व हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं, तो पियाजे ने कहा है कि परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक जो अनुभव होता है और संतुलनता, ये जो है बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन जो है हमारा 1 जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे जो है 6th क्वेश्चन बोला जा रहा है कि लेव वाइगोस्की जो है, वाइगोस्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में क्या अंतर है। वाइगोस्की और जीन पियाजे के सिद्धांत देखते हैं तो उसमें क्या अंतर देखने को मिलता है। बच्चों की अर्थ रचना की प्रक्रिया में भूमिका वस्तुनिष्ठ व रचनात्मक होती है। बच्चों को सक्रिय व निष्क्रिय कार्यकर्ता के रूप में देखना। भाषा व सोच के बीच में संबंध, सीखने की प्रक्रिया की समझ। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो अंतर है वाइगोस्की और जीन पियाजे के बीच में, उनके सिद्धांत में, तो वो भाषा को लेकर है। ठीक है, भाषा व सोच के बीच में संबंध, क्योंकि अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जैसे अगर बात करें तो पियाजे जो थे वो निज भाषा को बालक के लिए आत्म केंद्रित और अपरिपक्व एक तरह से भाषा माना है। जीन पियाजे कहते हैं जो निज भाषा है वो बालक की आत्म केंद्रित एक भाषा है या एक तरह से अपरिपक्व भाषा है। लेकिन वहीं पर वाइगोस्की कहते हैं कि ये बालक के आरंभिक बाल्यावस्था में जो है विचारों का, क्या बोला है कि उसके विचारों को प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, हाँ 7th, वेट पेन ले लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है, लेव वाइगोस्की का विश्वास था। लेव वाइगोस्की का क्या विश्वास था, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की स्मृतियों में तथ्यों को ठूसना, विद्यार्थियों को तथ्य याद करवाना। जहाँ पर भी चीज़ों को रटने की बात होती है कि बच्चे के अंदर दिमाग में ये चीज़ भरना या उसे रोट लर्निंग की बात करते हैं कि किसी भी चीज़ को याद करवाना, तो ये एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है, ये वैसे ही हमारा गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा। बच्चे मुख्यतः अकेले काम करके सीखते हैं और संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज करके। ये तो ठीक है, संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज करके, लेकिन अकेले काम करके बच्चा अकेले क्या करेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा जो है एलिमिनेट हो जाता है।
अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। तो ये बात सही है, जो बच्चा है अगर कुछ भी सीख रहा है तो वो क्या है, सहयोगात्मक प्रक्रिया है, एक दूसरे के साथ जो है अंतःक्रिया करके सीखता है। लेव वाइगोत्स्की यही बोलते हैं कि बच्चे जो है समाज में रहकर एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, तभी उनकी जो है डेवलपमेंट होती है, उनके भाषा का विकास होता है, उनका विकास होता है। तो यहाँ पे जो है ये करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। अधिगम मुख्यतः तब होता है जब बच्चे की प्रतिक्रिया से कोई उद्दीपक जोड़ते हैं। नहीं, जरूरी नहीं कि उसे उद्दीपक जोड़े तभी उसका जो है अधिगम हो, ऐसा नहीं है। अधिगम जो है संरचनात्मक, वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होगा, अधिगम जो है संरचनात्मक और साथ ही सहयोगात्मक एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, लॉरेंस कोलबर्ग जो थे, ये जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, लॉरेंस कोलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है। वे पियाजे के सिद्धांत को उद्दिष्ट नहीं करते हैं, वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं, उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया था, उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास जो है क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पे समझिएगा, वे पियाजे के सिद्धांत को उत्कृष्ट नहीं करते, ये तो गलत है, ठीक है। वे नैतिक विकास के 6 स्तर, उन्होंने 3 अवस्थाएं और उन तीनों की अवस्थाएं प्रत्येक की 2-2 जो है क्या बताएं, स्तर बताएं। तो यहाँ पे ये 6 स्तर तो सही है, 2 चरणों में समेट दिया नहीं है, 3 चरणों में समेटा है। लेकिन आगे ऑप्शन देखते हैं क्या होता है। उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा, बिल्कुल हिंज नामक कहानी सुनाकर जो बच्चों को समझाया था, जो मैं कॉन्सेप्ट इसका बताऊंगी तो उसमें आपको बताऊंगी कि क्या स्टोरी थी। उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में जो है लड़के और लड़कियों में जो नैतिकता का विकास होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पे जो है एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा दूसरा और तीसरा जो है करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन कौन सा है, दूसरा और तीसरा कहीं पर है, तो यहाँ पे 3rd और 4th दे रखा है, दूसरा चौथा, दूसरा और तीसरा, तो तीसरा जो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या बात कर रहे हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए, उपदेशक होना चाहिए, वह सदा कक्षा को नियंत्रण में रखना चाहिए। देखिए, उपदेशक होना चाहिए नहीं, बस टीचर ही बोले, ये गलत होता है। और अपनी कक्षा में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बच्चों को नियंत्रण में करना, ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये जो है नियंत्रण शब्द जो है गलत बताता है, गलत इंडिकेट करता है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभवों को महत्व देना, बिल्कुल छात्रों के ज्ञान को हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देना है। बच्चों को जो है हम जब भी बात करें तो बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करना है, तो पूर्व ज्ञान और अनुभवों को महत्व देना, ये करेक्ट है। केवल बाह्य उत्प्रेरणा पर बल देना चाहिए, नहीं, बाह्य केवल बात आ गई तो ये भी जो है गलत बता रहा है, गलत संकेत कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना, ठीक है, छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना, ये भी मतलब बच्चे को सोचने के लिए जो है मजबूर कर देना, बच्चा सोचे, उसमें आलोचनात्मक तरीके से सोचे, तो ये कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे टीचर जो है बच्चे का सहयोग मांग रही है, बच्चे को जो है इन्वॉल्व कर रही है, तो ये जो है हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो है 2nd और 4th जो है करेक्ट होगा, तो ऑप्शन में है 2nd और 4th, हाँ, तो 2nd ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर भी ऑप्शन में देखे नियंत्रण करना या केवल, मात्र, तो ये जो है गलत होते हैं, उसको पहले ही उस ऑप्शन को हटा दीजिए, ठीक है। एलिमिनेट करना सीखिए, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो कई बार नहीं भी आता है, तो हम उत्तर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्या बोल रहा है, 10th क्वेश्चन में क्या है, मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए। मूल्यांकन वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता, मूल्यांकन क्या सूचित करता है, वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता, या दूसरों की तुलना में विद्यार्थियों का प्रदर्शन, बिल्कुल नहीं, तुलना तो हो ही नहीं सकती। यहाँ पे जो हम पहले इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, हम कभी भी किसी भी विद्यार्थी, क्योंकि सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है, हर एक बच्चा अलग होता है, तो हमें तुलना तो शब्द को लेना ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है का विस्तृत ब्यौरा मिलता है, कि बच्चा जो है किस तरीके से सीख रहा है, क्या इंप्रूवमेंट हो रही है उसमें, ठीक है। उपयुक्त उपनाम जैसे मंद बुद्धि, कुशल बुद्धि इत्यादि से विद्यार्थियों का उल्लेख नहीं, बच्चे को मंद बुद्धि बताना या बच्चा बहुत सुपीरियर है, इंटेलिजेंट है, ये बताना, ये हमारा मूल्यांकन नहीं इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर जाता है वो है कि विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है का विस्तृत ब्यौरा एक देता है। तो यहाँ पे जो है मैंने 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई, क्वेश्चन से आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्रैक्टिस करना कैसे है, ठीक है। आप मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा ऑनलाइन के पूरा पेपर, चाहे वो आपका SST हो, चाहे आपका वो
CDP हो या हिंदी हो, इंग्लिश हो या मैथ्स हो, ये पूरा जो है मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी ही। तो एक क्लास जो मेरी प्रैक्टिस की होगी और एक कॉन्सेप्ट की होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मेरे साथ तैयारी करनी है तो। ऑल दी बेस्ट, कहीं से भी पढ़िए, बस अच्छे से पढ़िए, अपना इस बार का एग्ज़ाम जो है क्रैक कर लीजिए।